बात हो रही नहीं बैठ नहीं ये चल ले अगर कर उधर है कुछ ये चल ले ऑनलाइन से आवाज आ रही है आपको हाँ पेज नंबर बेटा 89 निकालना कोई लास्ट क्लास से रिलेटेड क्वेश्चन एक नजर रजिस्टर खोल के देखने का क्या पढ़ रहे आप इधर आ जाइए इधर कर लें सरी को लड़ाई ना शुरू करवा दीजिएगा इधर रजिस्टर खोल के देखें क्वेश्चन नंबर 5 तक हुआ था कोई कंफ्यूजन लास्ट क्लास तक रिवाइज किया करें घर जाके यार कर लिया रिवाइज अभी तक हमने इस टॉपिक में क्या क्या पढ़ा है पेज नंबर 83 पे जाए स्टार्ट हमने लिया था पेज नंबर 85 पे एक सॉर्ट ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ बोरिंग कॉस्ट एक नजर देखें इस पेज पर पेज 83 रिवाइज करें बोरिंग कॉस्ट में इंटरेस्ट के साथ साथ बैंक चार्जेस भी शामिल होते हैं बैंक चार्जेस के लिए एग्जामिनर डिफरेंट क्वेश्चंस में क्या क्या वर्ड यूज कर लेता है देन ये डिस्कस हुआ था कि शेयर कैपिटल बोरिंग नहीं है शेयर कैपिटल के पैसे कंपनी के ओन फंड्स कहलाते हैं रिटेन्ड अर्निंग्स अपने पैसे और देयरफॉर अगर शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया जाए शेयर कैपिटल की वजह से तो वो फिर बोरिंग कॉस्ट नहीं है फिर पेज के एंड पे ये डिसाइड हो रहा था कि बोरिंग कॉस्ट का ट्रीटमेंट क्या करना है आपने ट्रीटमेंट का मतलब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पता ये चला था कि बोरिंग कॉस्ट एक एक्सपेंस का नाम है प्रॉफिट एंड लॉस में इसने जाना है ओनली वन एक्सेप्शन इज अगर ये बोरिंग कॉस्ट क्वालिफाइंग एसेट से रिलेटेड है तो फिर इसने कैपिटलाइज होना है कैपिटलाइज होने का मीनिंग क्या है एसेट की कॉस्ट में ऐड होना है नेक्स्ट पेज पे देखें क्वालिफाइंग एसेट क्या होता है एक्विजिशन कंस्ट्रक्शन या प्रोडक्शन ऑफ क्वालिफाइंग एसेट पे अगर सब्सटेंशियल टाइम पीरियड लग जाए तो फिर ऐसा एसेट क्वालिफाइंग एसेट बन जाता है ठीक है फिर फाइनली डिस्कशन स्टार्ट हुई थी कि अगर बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज होनी है तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ बोरिंग्स विद रिस्पेक्ट टू कैपिटलाइजेशन नंबर 1 स्पेसिफिक और जनरल पेज नंबर 84 का देखें अगर स्पेसिफिक बोरिंग्स है तो आपने दो चीजें कैलकुलेट करनी है हाँ जी सोल पर्पस अगर बोरिंग का क्वालिफाइंग एसेट है तो फिर बोरिंग कॉस्ट भी कैपिटलाइज का आपको फाइंड आउट करने के लिए आपने अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इनकर्ड और इन्वेस्टमेंट इनकम इफ एनी फाइंड आउट करनी है देखते रहे मैं जरा बेसिक समरी से बोल रहा हूँ जस्ट एक नजर रिवाइज हो रहा है फिर पेज 85 पे आए थे तो पता चला था कि कमेंसमेंट डेट भी चीज होती है तीस डेट भी होती है पढ़ने क्या होती है फिर पेज नंबर 86 के एंड पे जनरल बोरिंग्स का लिखा हुआ था वो भी पढ़े क्या होती है कैसे करते हैं उसको अगर एक से ज्यादा पर्पसेस के लिए लोन यूज हो रहा है तो जनरल बोरिंग है उस केस में फिर आपने अगर बोरिंग कॉस्ट भी कैपिटलाइज कैलकुलेट करनी है तो सिर्फ आपने उन एक्सपेंडिचर से रिलेटेड बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज करनी है जो क्वालिफाइंग एसेट पे होंगे और अगर फिर एक से ज्यादा जनरल लोन्स हो तो फिर आपने एक एवरी रेट भी कैलकुलेट करना बाय द नेम ऑफ कैपिटलाइजेशन रेट नेक्स्ट पेज पे उसका फॉर्मूला देखें 87 पे
अब आपने पेज नंबर 89 पे आना है। अगर इसके अलावा कोई क्वेश्चन है आपके जहन में तो रिवाइज किया करें, करनी आधा घंटा तो लगाया करें दोबारा। तो क्लास में डिस्कशन होती है उसको इनिशियली सबसे पहले घर जाके वही रिवाइज होना चाहिए। चलो फिर आगे चलते हैं, पेज नंबर 89 के स्टार्ट पर। जनरल बोरिंग्स पे बेटा डिस्कशन जरा भी जारी है, बोरिंग्स पे, लेकिन उसमें एक नई चीज और ऐड करनी है हमने। तो पेज नंबर 89 के स्टार्ट पे कुछ एंट्रीज लिखी हुई हैं, इंपॉर्टेंट जनरल एंट्रीज। पेन रख लें आप में। सर अगर एक कंपनी शेयर इशू करे तो कंपनी क्या एंट्री करेगी? कैश या बैंक डेबिट और शेयर कैपिटल क्रेडिट। और अगर कैश कम या ज्यादा आएगा तो प्रीमियम डिस्काउंट बन जाएगा। नीचे पेज पे पड़ा कंपनी इशूड शेयर्स, कंपनी एंट्री करेगी कैश या बैंक डेबिट शेयर कैपिटल क्रेडिट, साथ साथ में रहेगा। नजर आ गया? अब राइट साइड पे जाएगा, वो इन्वेस्टर, वो शेयर होल्डर जिसने शेयर खरीदे होंगे वो एंट्री क्या करेगा? शेयर होल्डर क्या खरीद के क्या देगा? शेयर खरीद के पैसे देगा, तो उसका कैश या बैंक का बैलेंस क्रेडिट होगा। और शेयर्स उसके लिए एक एसेट की तरह, उसे फ्यूचर में डिविडेंड मिलना है। इन शेयर्स का शेयर होल्डर को फ्यूचर में क्या फायदा होगा? डिविडेंड मिलेगा। तो शेयर्स उसके लिए एक एसेट की तरह। तो यहाँ वर्ड्स लिखे हुए इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, एक एसेट अकाउंट बना हुआ है। इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स मींस एक एसेट का हेड बना हुआ है। तो जिसके पास शेयर्स हैं वो अपना इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स के नाम से एक एसेट बना लेगा। तो कौन सा एसेट बढ़ के कौन सा कम हो जाएगा? शेयर होल्डर के एंगल से कैसे होता है? कैश या बैंक वाला एसेट कम होके शेयर्स वाला एसेट। शेयर्स किसके लिए एसेट है? इन्वेस्टर के लिए एसेट है। तो उसके साथ वर्ड्स लिखे हुए इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स। किसने इन्वेस्टमेंट की? शेयर होल्डर ने, इन्वेस्टर ने, शेयर होल्डर, इन्वेस्टर, शेयर होल्डर। तो शेयर्स डेबिट, कैश का बैंक क्रेडिट। दोबारा देखें लेफ्ट साइड पे, जो कंपनी इशू कर रही है वो क्या कर रही है? कैश डेबिट शेयर कैपिटल क्रेडिट, उसकी लायबिलिटी है। उसने पैसे ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द बिजनेस वापस नहीं करना, इसलिए वो एक लायबिलिटी क्रिएट नहीं करेगी। ये ओन्ड फंड्स ऑफ कंपनी है, देयरफॉर इक्विटी का पार्ट बनेगी। लेकिन जिसके पास शेयर्स हैं वो एक एसेट के तौर पे इन शेयर्स को डेबिट कर लेगा। एनी कंफ्यूजन? देन उसके बाद बड़ा एक नई आपके सामने चीज आएगी, लेकिन उस नई को जरा समझने से पहले, अगर बैंक से लोन लें तो एंट्री पता है? कैश डेबिट, लोन क्रेडिट। अब लोन की कैरेक्टरिस्टिक ये होती है कि लोन वापस करना होता है और विद इंटरेस्ट वापस करना होता है। अगर तो आप बैंक से लोन लें तो कैश डेबिट लोन क्रेडिट। लेकिन आजकल के दौर में जिस तरह जनरल पब्लिक से शेयर्स के अगेंस्ट पैसे लेने का कॉन्सेप्ट है, उसी तरह जनरल पब्लिक से लोन लेने का भी कॉन्सेप्ट है। बैंक से लोन लें तो कैश डेबिट लोन क्रेडिट, और अगर जनरल पब्लिक से लोन लें तब भी कैश डेबिट लोन क्रेडिट। कौन ये एंट्री करेगा? कंपनी। लेकिन जब जनरल पब्लिक से लोन लिया जाए तो फिर वहां एक स्पेसिफिक वर्ड यूज होता है जिसे डिबेंचर्स बोलते हैं। लेकिन डिबेंचर्स फॉर द पर्पस ऑफ अकाउंटिंग सिंपली क्या है? लोन है। कंपनी ने अगर डिबेंचर्स इशू करके पैसे लिए हैं तो हम सिंपली इसे इसी तरह समझेंगे कि कंपनी ने जनरल पब्लिक से लोन लिया है। किसने क्या खरीदा है और किसने क्या इशू किया है? जनरल पब्लिक ने डिबेंचर्स खरीदे हैं और कंपनी ने डिबेंचर्स इशू किए। अगर कंपनी शेयर इशू करेगी तो जिसके पास शेयर्स होंगे वो शेयर होल्डर बनेगा। अगर कंपनी डिबेंचर्स इशू करेगी तो जिसके पास ये डिबेंचर्स हैं वो डिबेंचर होल्डर बन जाएगा। व्हाट इज द मीनिंग डिबेंचर? उसकी डेप्थ में हमें जाने की जरूरत नहीं है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड डिबेंचर? ये सिंपली लोन। फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस डिबेंचर मींस कंपनी ने लोन लिया है, और डिबेंचर होल्डर मींस उसने लोन दिया है। किसने किसको क्या दिया है? जनरल पब्लिक ने कंपनी को लोन दिया है। कंपनी एंट्री क्या करेगी? कैश डेबिट डिबेंचर्स एज अ लायबिलिटी क्रेडिट।
और जिसके पास डिबेंचर्स हैं वो डिबेंचर्स को एज एन एसेट डेबिट करके कैश या बैंक क्रेडिट करते हैं। एक मिनट ब्रेक कर लो। जी सर, जरा काइंडली दोबारा सही तरह कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें। शेयर्स वाली एंट्रीज पे है ऊपर स्टार्ट। शेयर्स कंपनी अगर इशू करे तो एंट्री बोले, जो पर्सन शेयर खरीदेगा वो क्या करेगा? डेफिनेटली देखिए इन्वेस्टमेंट इन वर्ड लिखा हुआ है, लेकिन सिंपली शेयर्स डेबिट कैश क्रेडिट की बात हो रही है। और शेयर्स क्या चीज है? एसेट है। तो सॉर्ट ऑफ शेयर्स में इन्वेस्टमेंट हमारे एसेट बन गया, तो इस तरह से वर्ड्स लगते हैं। अब इसी के अगेंस्ट मैंने आपसे कहा कि अगर लोन लिया जाएगा जनरल पब्लिक से तो देन वर्ड यूज होता है डिबेंचर्स। अब इसके लीगल डिफरेंसेस डेफिनेटली अपनी जगह होंगे, लेकिन वो लीगल फॉर्मेलिटीज में हमें जाने की जरूरत नहीं है। फॉर ऑल पर्पसेस ऑफ अकाउंटिंग डिबेंचर सिंपली मींस कि कंपनी ने लोन लिया है। हाँ, किससे लिया है? जनरल पब्लिक से। तो कंपनी की तरफ आए इस लेफ्ट साइड पे, कंपनी इशू डिबेंचर अगर कभी वर्ड हमें सुना है तो सिंपली मतलब होगा कि कंपनी ने सिंपली एक लोन लिया। क्या एंट्री करेंगे अगर लोन लिया है? कैश या बैंक डेबिट एंड डिबेंचर्स क्रेडिट मींस ब्रैकेट में लिखें लोन पेएबल क्रेडिट। क्या लोन वापस करना होता है? और अगर डिबेंचर्स के अगेंस्ट पैसे लिए गए तो ये भी रीपेएबल होते हैं। हाँ, ये अगर ना पता हो तो जनरली ये रीपेएबल होते हैं आफ्टर मोर देन 12 मंथ्स। नीचे ब्रैकेट पढ़े जरा। देयरफॉर डिबेंचर्स बाय डिफॉल्ट एक नॉन करंट लायबिलिटी होती है। अगर हमें पता चल जाए ऑब्वियसली तो करंट लायबिलिटी हो सकती है, लेकिन बाय डिफॉल्ट ये डिबेंचर्स के पैसे लॉन्ग टर्म होते हैं। देयरफॉर इट इज क्लासिफाइड इन नॉन करंट लायबिलिटीज एज अ नॉन करंट लोन। हाँ, ये एक अलग इशू हो सकता है कि कुछ पैसे अगर डिबेंचर्स के नेक्स्ट 12 मंथ्स में वापस करने हैं तो फिर वो जो 12 मंथ्स में नेक्स्ट 12 मंथ्स में पैसे देने होंगे वो क्या कहलाएंगे? करंट पोर्शन ऑफ डिबेंचर्स, वो करंट लायबिलिटी होगी। लेकिन बाय डिफॉल्ट जनरली स्पीकिंग डिबेंचर्स लोन पेएबल है, और जनरली ये कौन सा लोन पेएबल है? नॉन करंट लायबिलिटी। अब जरा राइट साइड में, जिस इन्वेस्टर ने ये डिबेंचर्स खरीदे होंगे उसको इन डिबेंचर्स का कोई फायदा होगा? सर जी, कोई फायदा होगा सर। लोन है, इंटरेस्ट मिलेगा, और आफ्टर टाइम इंटरवल जितना भी अरसा डिसाइड है 5 साल 10 साल, उसको फिर ये रीपेमेंट भी मिलेगी। तो उसके लिए जिसने डिबेंचर्स खरीदे हैं ये एसेट की तरह है। क्या एंट्री करेगा? वो एंट्री क्या करेगा? डिबेंचर्स डेबिट कैश क्रेडिट, और एक वर्ड अगर साथ लगा लें इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स डेबिट और कैश या बैंक क्रेडिट। ठीक है। और इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स क्योंकि ये पैसे लॉन्ग टर्म पैसे हैं, इसलिए ये भी उसका एक नॉन करंट एसेट कंसिडर होगा। किसका नॉन करंट एसेट और किसकी नॉन करंट लायबिलिटी? डिबेंचर होल्डर जिसने पैसे दिए हैं उसका नॉन करंट एसेट, और जिसको पैसे मिले हैं उसकी नॉन करंट लायबिलिटी। अब बाकी का इंडिविजुअली आप देख लें, कोई मेरे वर्ड्स में अगर कंफ्यूजन रह गया तो डिस्कस कर लेते हैं। ये बटा दरवाजा जरा काइंडली बंद कर देते हैं। लास्ट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन शेयर्स एंड डिबेंचर्स?
शेयर्स के पैसे जो कंपनी ने लिए हैं, they are not repayable during the life of the business. Company has no obligation to return the cash from shares unless कंपनी अपनी डिस्क्रिशन से पैसे वापस कर दे, रीपर्चेज ऑफ शेयर्स। लेकिन डिबेंचर्स के पैसे रीपे करने कंपल्सरी हैं। तो शेयर्स के पैसे इक्विटी का पार्ट है और डिबेंचर्स के पैसे लाइबिलिटीज का पार्ट है। और जनरली कौन सी लाइबिलिटी है? नॉन करंट लाइबिलिटी। अब ये लोन की तरह है, देयरफॉर कंपनी ने इंटरेस्ट देना है और ऑब्वियसली डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट इसके अगेंस्ट मिलना है। ठीक है सर? तो आपके जहन में क्वेश्चन आता है? देन अब हमने इस सारी बात को अपने इस टॉपिक में क्यों किया है? लेट्स अज्यूम कंपनी ने कोई नई बिल्डिंग बनानी है, बिल्डिंग क्वालिफाइंग एसेट है, लेट्स टेक सब्सटेंशियल टाइम पीरियड, 2 साल का टाइम पीरियड उसे लगना है। इस बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन को फाइनेंस करने के लिए कंपनी ने जनरल पब्लिक से डिबेंचर्स के अगेंस्ट अगर पैसे ले लिए हैं तो क्या डिबेंचर्स लोन है? क्या डिबेंचर लोन का मतलब बोरिंग है? क्या इस बोरिंग के अगेंस्ट जो इंटरेस्ट है वो बोरिंग कॉस्ट होगा? तो क्या डिबेंचर्स का ये इंटरेस्ट स्पेसिफिक बोरिंग हो सकता है? क्या ये डिबेंचर स्पेसिफिक बोरिंग हो सकते हैं? कब हो सकते हैं? अगर ये डिबेंचर्स के पैसे डिबेंचर्स इशू इसलिए किए गए हैं ताकि ये पैसे क्वालिफाइंग एसेट के लिए इस्तेमाल किए जाए, तो ये डिबेंचर स्पेसिफिक बोरिंग हो जाएंगे और इनका जो इंटरेस्ट होगा वो फिर स्पेसिफिक बोरिंग के इंटरेस्ट की तरह कैलकुलेट होगा। लेकिन क्या ये डिबेंचर्स के पैसे जनरल बोरिंग भी हो सकते हैं? डिबेंचर्स हमने इशू कर दिए लेकिन पर्पस डिफाइंड नहीं था, पैसे जो है उनको इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, फिर इन्हीं पैसों में से अगर क्वालिफाइंग एसेट के लिए पैसे लगा लिए हैं तो यही डिबेंचर्स अगर स्पेसिफिक पर्पस नहीं है तो जनरल बोरिंग्स भी हो सकते हैं। और अगर ये डिबेंचर्स जनरल बोरिंग होंगे तो देन अकॉर्डिंगली इनका फिर जनरल बोरिंग्स की तरह इंटरेस्ट कैपिटलाइज करेंगे। फिर हम एक्सपेंडिचर्स ढूंढेंगे, कैपिटलाइजेशन रेट की तरफ जाएंगे और देन टाइम पीरियड कंसिडर करेंगे। तो क्या ये डिबेंचर बोरिंग है? ये स्पेसिफिक भी हो सकती है और जनरल भी। इट मींस जो हमने डिस्कशन पहले की है स्पेसिफिक और जनरल की वो एज इट इज है। सिर्फ नई चीज हमें ये शायद पता चली है कि डिबेंचर इज अ वर्ड फॉर बोरिंग्स व्हिच कैन आइदर बी स्पेसिफिक बोरिंग और कैन बी जनरल बोरिंग। यहाँ तक ठीक है सर? हाँ, जरा ब्रेक से पहले सिर्फ क्वेश्चन नंबर 6 का डाटा पढ़ना है। An entity constructs a factory building, इसकी जरा रिक्वायरमेंट होने पेज के एंड पे जरा calculate the carrying amount of the factory building as on 31st December 2010 in accordance with the relevant standards, IFRS, International Financial Reporting Standards. What is the meaning carrying amount? Cost minus accumulated depreciation की तरफ जाना है. What is the meaning of cost in these questions? Expenditures plus borrowing cost. Borrowing cost to be capitalized, and borrowing cost can be capitalized either by using the formula of specific borrowing or can be by general borrowing. वो डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन में स्पेसिफिक बोरिंग का क्वेश्चन है या जनरल बोरिंग का क्वेश्चन। तो कैरिंग अमाउंट कैलकुलेट करनी है फर्स्ट टाइम पे। An entity constructs a pending, इधर ही है इसी पेज नंबर 6 पे 89 पे सारा सवाल क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 इधर ही है, रिक्वायरमेंट पढ़ के वापस आना है सर। An entity constructs a factory building which is a qualifying asset. Funds are provided from entities general borrowings. एक और जरा क्वेश्चन अभी जनरल बोरिंग्स का। Capitalization of borrowing costs commence on 1st July 9 and continues throughout the year until the expected completion on 31st of December 2010. इन क्वेश्चंस में डेट्स बड़ी इंपॉर्टेंट है, दोबारा ईयर एंड देख ढूंढे नीचे जाके 30th जून 2010 ईयर एंड को ज़हन में रख के दोबारा इसी सेकंड लाइन में ऊपर है। कंस्ट्रक्शन जो स्टार्ट हुई है तो हमारे अकाउंटिंग ईयर के स्टार्ट में हुई है और थ्रू आउट द ईयर चलती रही है, लेकिन कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होना हमारे अकाउंटिंग ईयर के एंड के 6 महीने बाद एक्सपेक्टेड है। 30th जून 10 है और 31st दिसंबर 10 है। इट मींस अराउंड कंस्ट्रक्शन पीरियड
18 मंथ्स का बनेगा। ढूंढे फर्स्ट डेट, 1 जुलाई 9 है और 31 दिसंबर 2010 है, तो अराउंड 6 मंथ्स 2009 के और 12 मंथ्स हैं 2010 के। 18 मंथ्स का कंस्ट्रक्शन पीरियड है। क्या हमारे पीरियड के एंड पे अभी एसेट की कंप्लीशन नहीं हुई है? एसेट कंप्लीट हो गया है या होना है अभी? तो कंस्ट्रक्शन फर्दर 6 मंथ्स भी चलनी है। The detail of expenditures on the qualifying asset is as follows. 1 जुलाई, 15 सितंबर, 15 अप्रैल, 30 जून एक्सपेंडिचर्स की डेट्स हैं। बहरहाल वो कोई इशू नहीं है, 15 डेट आ गई है। अगर हम पूरा महीना गिन सकते हैं तो हाफ मंथ भी गिन लेंगे, वो टेंशन कोई नहीं है। ये किस चीज की इंफॉर्मेशन है बस ये बता दो, एक्सपेंडिचर्स की इंफॉर्मेशन के बाद नेक्स्ट टाइम। The entity's general borrowing in the period from 1st July to 30th June 10 consist of the following. जिस अकाउंटिंग ईयर में हम हैं उस अकाउंटिंग ईयर में जर्नल बोरिंग्स की इंफॉर्मेशन आ रही है। एंटिटीज जर्नल बोरिंग है, स्पेसिफिक बोरिंग्स नहीं है। नंबर 1, रुपीज 5 million debentures issued on 1st January 9 with an fixed interest rate of 10%. The full amount of debentures is payable in 2015. अपना जरा अकाउंटिंग ईयर जहन में रखें, 30 जून 10 है। स्टार्टिंग डेट बताएं, 1 जुलाई 9। जहन में डिबेंचर्स का लेजर बनाएं। ये डिबेंचर इशू किए हैं या परचेज किए हैं? एंट्री बताएं। कैश डेबिट, डिबेंचर्स पेएबल, क्रेडिट। ये एंट्री मैंने जो बोली है कब हुई होगी? डेट 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 हमारे ईयर में, हमारे ईयर से पहले, हमारी ईयर से 6 महीने पहले की बात हो रही है। तो क्या डिबेंचर्स पिछले साल इशू हुए थे? हमारे साल में वापस हुए हैं? कब वापस होने हैं? ना हमारे अकाउंटिंग पीरियड में इशू हुए हैं और ना ही हमारे अकाउंटिंग ईयर में को वापस हुए हैं। ये अकाउंटिंग ईयर जो हमारे बाद आना है 15 का, बल्कि काफी अर्से बाद आना है, उस वक्त जाके रीपेमेंट होनी है। इशुएंस हमारे पीरियड से पहले है और रीपेमेंट भी हमारे पीरियड के बाद है। जरा डिबेंचर्स पेएबल का लेजर अपने जहन में खोलें इस साल का। इसका कोई ब्रॉड डाउन होगा? इसका कोई ब्रॉड डाउन होगा? पिछले साल की 1 जनवरी 9 की डेट जहन में आएगा, लाइबिलिटी क्रिएट होगी। पिछले साल का एंड होगा 30 जून 9 पे। 30 जून 9 पे क्लोजिंग बैलेंस होगा 5 मिलियन, क्योंकि रीपेमेंट तो फुल होनी है 2015 में जाके। तो करंट ईयर, हमारे वाले करंट ईयर का स्टार्ट हो जाएगा 5 मिलियन के ब्रॉड डाउन से। और हमारे पीरियड का कैरी डाउन भी 5 मिलियन क्यों होगा? तो इश्यू हमारे पीरियड से पहले हुए और रीपे हमारे पीरियड के शायद 5 साल बाद होने। तो व्हाट शुड बी द ब्रॉड डाउन? 5 मिलियन। व्हाट शुड बी द कैरी डाउन? क्या ये डिबेंचर्स पूरा साल आउटस्टैंडिंग रहे? आउटस्टैंडिंग किसे कहते हैं? नंबर 2, the remaining balance, outstanding constant balance, amount which remain unchanged throughout the period. Bank loan of 2 million taken on 1st July 2009 with a floating interest rate, डरे बगैर लिखें, sorry underline करें, floating interest rate that is adjusted semi-annually. Semi-annually का मतलब 6 monthly, annually, full year, semi-annually, half year, 6 month. That is adjusted semi-annually by changes in CIBOR. एक सेकंड, रिक्वायरमेंट के नीचे आखिरी लाइन पे आएगा बेटा, जो CIBOR लिखा हुआ ना, पहले इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना पड़ा। CIBOR एब्रिविएशन है कराची इंटर बैंक ऑफर्ड रेट। असल में जो स्टेट बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, वर्ड तो सुना ना, ये सारे बैंक्स को गवर्न करता है। पाकिस्तान में जितने बैंक्स हैं उनकी एक उनकी हाईएस्ट अथॉरिटी स्टेट बैंक है, जो सारे बैंक्स को गवर्न करता है। ठीक है, जिससे एक SECP मैंने वर्ड बताया था, वो कंपनीज को गवर्न कर। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन एक गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूट है जो कंपनीज की सुपरविजन के लिए सॉर्ट ऑफ है। तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान सारे बैंकों को गवर्न करता है। अब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है ये बैंक्स का एक एवरेज रेट कैलकुलेट करता है। बैंकों के जो लोन्स होते हैं उनके इंटरेस्ट रेट्स का एक एवरेज बैलेंस कैलकुलेट करता है, उसे बोलते हैं
काइबोर, जो किस चीज की एब्रीवेशन है, कराची इंटरबैंक ऑफर रेट। अब ये असल में क्योंकि मेन बिजनेस सारे हेड ऑफिस सारे कराची में, तो कराची में कराची की मार्केट सॉर्ट ऑफ है। स्टॉक एक्सचेंज सुना कभी आप लोगों ने? स्टॉक एक्सचेंज में शेयर्स की ट्रेडिंग होती है और शेयर्स की प्राइसेस डेली बेसिस पे फ्लक्चुएट होती हैं। इसी तरह ये जो इंटरेस्ट रेट्स होते हैं, ये भी इन्फ्लेशन के कम ज्यादा होने से अकॉर्डिंगली इंटरेस्ट रेट्स भी चेंज होते हैं। तो इंटरेस्ट रेट की सॉर्ट ऑफ एक मार्केट समझ लें आप। इंटरेस्ट रेट मार्केट में सारे बैंकों के रेट्स को अगर एवरेज आउट किया जाए तो एक काइबोर कहलाता है, वो जो इंटरेस्ट रेट एवरेज बन जाता है। अब ये कराची के एंगल से इसलिए क्योंकि शायद मेजर बिजनेसेस वहाँ हैं, तो ये अगर आप इंग्लैंड में चले जाएं तो वहाँ लंदन के एंगल से है, तो लंदन के एंगल से यही वर्ड फिर कैसे बन जाता है, लाइबोर बन जाता है। लाइबोर लेकिन लाहौर से नहीं है, लंदन इंटरबैंक ऑफर रेट। तो जहाँ मेजर बिजनेस हब होता है, मतलब जहाँ मेजर बिजनेसेस हैं, उस शहर के साथ इसको साथ लिंक कर दिया गया। तो इट इज एन एवरेज रेट जो बैंक्स अपने लोन पे चार्ज करते हैं। समटाइम्स क्या होता है, कंसिडरेट कीजिएगा जरा, पॉइंट 1 में जाए। आप लोगों ने तो मेजोरिटी यही पढ़ा है और ये नॉर्मली होता भी है कि बैंक्स एक रेट बता देते हैं, फिर थ्रू आउट द लोन पीरियड वही रेट फिक्स रहता है। लेकिन समटाइम्स बैंक्स अपने लोन के रेट को इस काइबोर के साथ लिंक कर देते हैं। इसका मतलब ये होगा कि जैसे जैसे फिर ये काइबोर मींस कराची इंटरबैंक ऑफर रेट अकॉर्डिंगली चेंज होगा, तो आपका इंटरेस्ट रेट भी लोन का चेंज होता रहेगा। तो इसका फिर फ्लोटिंग बोला जाता है। फिक्स का मतलब क्या होगा, फॉर एग्जांपल 10% एग्री हुआ, अब थ्रू आउट द लोन पीरियड वो 10% रहेगा। 12% एग्री हुआ, फिक्स है तो 12 रहेगा। लेकिन अगर इसके मार्केट इंटरेस्ट रेट काइबोर के साथ लिंक कर दिया जाए तो फिर ये फ्लोटिंग कैसे हो जाता है। अब ये तो डेली बेसिस पे चेंज होता है। ये भी हो सकता है कि बैंक से कह दें कि डेली बेसिस पे जो रेट है उसके साथ फ्लक्चुएट करेगा लोन का रेट। लेकिन समटाइम जैसे फिर मंथली एवरेज के साथ भी, क्वार्टरली एवरेज के साथ भी और सेमी एनुअल एवरेज के साथ भी लिंक कर दिया जाता है। तो वो जिस तरह भी एग्जामिनर लिंक करवा रहा होगा आपको फिर बताएगा। ये सारी बात मेरी सुनकर जरा पॉइंट नंबर 2 शुरू से दोबारा पढ़ें। बैंक लोन तो मिलियन का है, टेकन 1 जुलाई पे है, फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट है जो किसके साथ एडजस्ट होना है, सेमी एनुअल चेंजेस के साथ। इसका मतलब ये जो काइबोर में जो 6 मंथ की चेंजेस आएंगे उसके साथ इसकी एडजस्टमेंट होगी। इन अदर वर्ड्स, अब जरा डाटा कंप्लीट करें। एट 1 जुलाई 2009 interest rate was set at 8.75%, which increased to 9 million at 1st January 2010। 1 जुलाई 2009 पे रेट क्या है, ये 8.75 जो है 1 जुलाई से लेके 31 दिसंबर 9 तक एप्लीकेबल रहेगा, 6 मंथ की एप्लीकेबल रहेगा। फिर 1 जुलाई को रेट क्या हो गया सर जी, 1 जनवरी को रेट क्या हो गया, तो 9%। फिर कब से कब तक एप्लीकेबल रहेगा, 1 जनवरी से 30 जून तक। तो ये जो 6 मंथली का गैप कह रहा है, वो फिर अकॉर्डिंगली जिस डेट पे 6 मंथली एडजस्टमेंट पे जिस डेट पे जो काइबर का रेट होगा वो फिर नेक्स्ट 6 मंथ्स में इस्तेमाल होगा। तो व्हाट विल बी द रेट ऑफ फर्स्ट 6 मंथ, 8.75, एंड व्हाट विल बी द रेट ऑफ नेक्स्ट 6 मंथ, 9%। और फिर जो आउटस्टैंडिंग बैलेंसेस आएंगे इस टाइम पीरियड के, उसको फिर हम 8.75 और 9% रिस्पेक्टिवली से मल्टीप्लाई करके वर्किंग करेंगे। एवरी अदर थिंग रिमेन सेम। सिर्फ नई चीज शायद क्या है, फ्लोटिंग रेट है। फ्लोटिंग रेट है, काइबोर तो शायद एक रेट का नाम है। तो फ्लोटिंग रेट है जो काइबर के साथ एडजस्ट हो रहा है। आपने शायद ये ढूंढना है ये कितने अरसे बाद एडजस्ट हो रहा है। तो अगर 6 मंथली है तो अकॉर्डिंगली आपको 6 मंथली बेसिस पे आप रिवाइज वर्किंग करनी पड़ेगी। ठीक है, क्लियर हो गया? इससे ज्यादा शायद आपको जरूरत नहीं है। काइबोर मींस क्या है, मार्केट इंटरेस्ट रेट है। मार्केट इंटरेस्ट रेट है जो फ्लक्चुएट होता रहता है और इसकी बेस पे अगर इंटरेस्ट रेट सेट हुए हो तो वो फ्लोटिंग रेट्स कहलाते हैं। फ्लोटिंग का क्या मतलब होगा, चेंजिंग कह लें, चेंजिंग रेट। लास्ट एक सेंटेंस है, द लोन इज पेड ऑफ इन हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट्स ऑफ 2 लाख रुपीज। पॉइंट नंबर 2 की स्टार्टिंग लाइन पर पढ़े। 1 जुलाई को अगर लोन लिया है तो पहली हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट की डेट बोले 1 जनवरी 10 हो जाएगा, 6 महीने बाद। नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट नहीं, फिर फर्स्ट है तो फर्स्ट चलता रहेगा, फर्स्ट है तो फर्स्ट। नंबर 3 पढ़ना, फिर अभी सॉल्व करते हैं इस बात में। बैंक ओवर ड्राफ्ट, बैंक ओवर ड्राफ्ट भी काइंडली याद रखें, लोन ही है और जनवरी साथ लिखें, शॉर्ट टर्म लोन के लिए वर्ड है। करंट लायबिलिटीज, शॉर्ट टर्म लोन, बैंक ओवर ड्राफ्ट शॉर्ट टर्म लोन्स के लिए वर्ड है, करंट लायबिलिटी। बैंक से एक्स्ट्रा पैसे, ओवरड्राफ्ट एक्स्ट्रा पैसे।
लेकिन ये शॉर्ट टर्म नीड्स के लिए होते हैं। द बैंक ओवरड्राफ्ट विद अ फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट दैट इज एडजस्टेड बाय चेंजेस इन काइबर, ये भी उसी तरह है। इंटरेस्ट रेट एट फर्स्ट July 9 is 14%, which is adjusted to 14.25% on 1st January. ठीक है जी, ये भी उसी तरह एडजस्ट हो रहा है। The overdraft on 1st July 2009 was 3 lakh, which increased to 7 lakh on 1st January, which remained constant till the year end. दोबारा ये सेंटेंस पढ़ें, बताएं पहले 6 महीने लोन कितना रहा है। सेंटेंस कंसंट्रेशन, कितना लोन रहा 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक। 1 जनवरी से 30 जून तक कितना रहा। 7 लाख से बढ़ गया या 7 लाख तक हो गया, ये टू ढूंढे 7 लाख से नहीं बढ़ा। हाँ जी, हाँ 7 लाख तक हो गया, तो कितने का था जो कितना हो गया। 3 लाख का 7 लाख अगर हो गया तो कितने से बढ़ा। 4 लाख से किस दिन बढ़ा, और फिर वो 7 लाख कब से कब तक एज इट इज रहा। 1 जनवरी 10 से लेके ईयर एंड मींस 30 जून 10 तक एज इट इज रहा। तो ये बड़ा 3 लोन्स की इंफॉर्मेशन है, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये तीनों लोन्स जर्नल हैं, तो जर्नल लोन्स के एंगल से फिर हमें वर्किंग करनी है। यहाँ तक जरा ब्रेक कर लेते हैं, इंशाल्लाह 4:10 तक कोशिश करते हैं वापस आने। आप हजरात ने क्लास में आते हुए आके यकीनन जैकेट्स उतारी हैं, लेकिन वापसी पे दोबारा बाहर गेम जरा सीरियस है, जैकेट्स पहन के जाइएगा। आप बीमार होना आजकल अफोर्ड नहीं कर सकते, तो खाली जैकेट्स दोबारा लेके जाइएगा, फिर वापस लेके आइएगा। जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स ठीक है 4:10।
जी सर, ये क्वेश्चन शुरू करें। पेज 89 क्वेश्चन स्टार्ट करें। ये बड़ा इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं एक आध दिन में। जो स्टूडेंट्स आ गए वापस, रजिस्टर खोलिए कैसे? क्वेश्चन स्टार्ट करें सर। रिक्वायरमेंट देखें, हेडिंग बनाएं, कैरिंग अमाउंट ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग, as on 30th June 2010, चीजों को जरा ज़हन में सेट करें कर ली। कैरिंग अमाउंट, हाँ जी, सबसे पहले कॉस्ट के ब्रेकअप में जाए। एक्सपेंडिचर्स ढूंढने अवेलेबल है, साथ साथ रहना प्लीज। शुरू करते हैं। डेटा ढूंढने जरा, एक्सपेंडिचर्स अवेलेबल है। एक्सपेंडिचर्स का टेबल देखें स्टार्ट में, सिंपली प्लस हो सकता है। डेट से बेटा तब देखेंगे ना जब कॉस्ट की वर्किंग करेंगे। उसी एक्सपेंडिचर्स का सम कर लो। 2050 plus 1000 500 plus 400 39 lakh 2050 plus 1 million plus 5 lakh plus 4 lakh 3950 000। ठीक है सर। एक्सपेंडिचर में सबसे पहले सॉरी कॉस्ट में सबसे पहले एक्सपेंडिचर्स आ गए। एक्सपेंडिचर्स में अब क्या ऐड होना? बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड। बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड, वर्किंग 1 बनाए।
के नीचे 5-6 लाइनें छोड़ दो जरा, ये चीज़ों का एग्जैक्टली सीक्वेंस में जरा फाइनल करा प्रेजेंट में। कैरिंग अमाउंट उसने कहा सबसे पहले हमें कॉस्ट चाहिए, कॉस्ट में से फिर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का डिसीजन लेंगे अगर है तो, लेकिन कॉस्ट कैसे आनी है, एक्सपेंडिचर्स और फिर बोरिंग कॉस्ट भी कैपिटलाइज्ड। तो एक्सपेंडिचर्स हमें मिले, अब बोरिंग कॉस्ट भी कैपिटलाइज्ड। 5-6 लाइनें नीचे रखना, वर्किंग वन बनाना सब। शुरू करो, आई वर्किंग वन, बोरिंग कॉस्ट भी कैपिटलाइज्ड। आज कोशिश करते हैं यहाँ तक जितनी पहले बातें हुई हैं सब कुछ जरा समराइज फॉर्म में कम से कम ध्यान में आ रहा है। यदि बोरिंग कॉस्ट भी कैपिटलाइज्ड वर्ड्स लिख के जरा क्वेश्चन देखें। स्पेसिफिक बोरिंग का सवाल है या जनरल बोरिंग का? अगर जनरल बोरिंग का सवाल है तो फॉर्मूला ज़हन में लाएं, expenditures into capitalization rate into time period। आप हजरात से रिक्वेस्ट है काइंडली कोई क्लास मिस ना हुआ करे, बहुत लोग हैफेजर्डली क्लासेस लेते हैं। अनफॉर्चुनेटली सैटरडे को तो अक्सर महसूस करते हैं कि सैटरडे ऑफ है, ऐसे हरगिज नहीं है, ये हर रोज पढ़ना कंपलसरी है। पूरा सिलेबस अगर सही तरह से कवर हो तो फिर चांस बनता है। अपनी तरफ से अगर टॉपिक्स छोड़ेंगे, हैफेजर्डली पढ़ेंगे तो बेटा कोई फायदा नहीं है। तो आई होप कि मेरी आवाज वहां तक पहुंची है जहां तक रिक्वायर्ड है। जी सर, बोरिंग कॉस्ट भी कैपिटलाइज्ड। एक्सपेंडिचर्स हैं कहीं? एक्सपेंडिचर्स अवेलेबल है, देखें 2050 ट्रिपल, ये इकट्ठे करके लिख लो। क्या मसला, क्या अलग क्यों? डेट का इशू नहीं है, टाइम पीरियड, इनकी डेट्स डिफरेंट है। तो हर एक्सपेंडिचर का टाइम पीरियड अकॉर्डिंगली जहां से वो होगा उससे आगे आना है। जिस तरह काइंडली एक नजर प्लीज जल्दी से देखें क्वेश्चन नंबर 5 रजिस्टर में देखें क्वेश्चन नंबर 5 कैसे सॉल्व किया हुआ, कैसे सॉल्व किया हुआ है। एक्सपेंडिचर्स लिखे हैं, फिर उनके अलग 12 महीने, फिर 9 मंथ्स, 6 मंथ्स, 4 मंथ्स, ठीक है, अकॉर्डिंगली अलग अलग। अगर जनरल बोरिंग का क्वेश्चन है तो एक्सपेंडिचर्स की डेट से ऑनवर्ड्स फिर देखना है, टाइम पीरियड गिनना है, तो अलग अलग एक्सपेंडिचर्स को लिस्ट डाउन कर। 2050, 1 मिलियन, 5 लाख एंड 4 लाख। देन मल्टीप्लाइड बाय बेटा होना है कैपिटलाइजेशन रेट। कैपिटलाइजेशन रेट भी हर एक्सपेंडिचर का डिफरेंट होता है, कैपिटलाइजेशन रेट एक ही होता है, फिर हर एक के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर फाइनली देखेंगे टाइम पीरियड। अब यहाँ जरा कैपिटलाइजेशन रेट के एंगल से सवाल देखें, क्या कैपिटलाइजेशन रेट कैलकुलेट करने की कुछ जरूरत भी है? क्यों जरूरत है? हमारे इस क्वेश्चन में ये जो तीनों लोन है ये जनरल लोन्स है, तो अगर एक से ज्यादा जनरल लोन्स हो तो फिर कैपिटलाइजेशन रेट कैलकुलेट होगा। कब रेट कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं होती? जब एक ही जनरल लोन हो तो उसी का रेट एज इट इज कैपिटलाइजेशन रेट होता है। तो आज नीचे एक और वर्किंग बना, वर्किंग नंबर 2 क्या है? कैलकुलेशन ऑफ कैपिटलाइजेशन रेट।
कैपिटलाइजेशन रेट का फार्मूला ढूंढ के पढ़े पेज नंबर 87 पे, थोड़ा सा देख के लिख के फाइनल करें जहन में। बोरिंग कॉस्ट इंकर्ड या इंटरेस्ट इंकर्ड डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज बोरिंग्स आउटस्टैंडिंग, वेटेड बोरिंग्स आउटस्टैंडिंग देख के वर्ड लिखें प्लीज पेज नंबर 87 की स्टार्ट से। बोरिंग कॉस्ट इंकर्ड डिवाइड बाय वेटेड बोरिंग्स आउटस्टैंडिंग, और देन फिर रेट को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाइड बाय 100। इस तरह करें, इस क्वेश्चन में अप्लाई करने से पहले अपने पास जरा क्वेश्चन नंबर 3 और 4 का आंसर जरा रिवाइज करें, ढूंढे जरा। सैटरडे को वर्किंग हुई थी, रिवाइज करिए। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में कैपिटलाइजेशन रेट्स निकले थे, क्वेश्चन का डेटा साथ रख के जरा रिवाइज करें क्या करना होता। क्वेश्चन नंबर 3 देखें पहले, जितने लोन्स हैं उनका आउटस्टैंडिंग टाइम पीरियड देख के उनका इंटरेस्ट लिख लें, और अगर पूरा साल आउटस्टैंडिंग बैलेंस रहा है तो अकॉर्डिंगली बेस में भी पूरा बैलेंस एज इट इज लिख लें। तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखें जरा डेटा, क्वेश्चन नंबर 3 का डेटा देखें, सवाल देखें। सवाल, तीनों लोन्स जो थे पिछले साल से ब्रॉड फॉरवर्ड हो रहे थे, कैरी फॉरवर्ड हो रहे थे, और पूरा साल आउटस्टैंडिंग रहने की वजह से पूरे साल का इंटरेस्ट लिया है और पूरे साल का एवरेज बैलेंस एज इट इज लिया है, पूरे साल का वेटेड बैलेंस लिया है। मिल गया। क्वेश्चन नंबर 4 लेके देखें, उसमें एक मसला आया था वेटेड वाला, देखिए सर ये डेटा तो ढूंढना क्या होगा। पहला और तीसरा जो लोन था उसमें तो पूरा पूरा साल आउटस्टैंडिंग बैलेंस था, लेकिन अगर कहीं इंटरेस्ट लेस देन 1 ईयर का आ रहा हो तो अकॉर्डिंगली बैलेंस भी अकॉर्डिंगली उस टाइम पीरियड में एडजस्ट करेंगे। सेकंड लोन के फिगर्स ढूंढे HBL वाले, 6,25,000 पे 10% रेट था, लेकिन 6/12 हुआ था, और फिर अकॉर्डिंगली आपने जब प्रिंसिपल को लिखा था आउटस्टैंडिंग बैलेंस को, वो भी 6 मंथ पे एडजस्ट करके लिखा था। तो अगर तो पूरे साल का इंटरेस्ट है तो बेस में पूरे साल का आउटस्टैंडिंग बैलेंस आ जाएगा, और अगर लेस देन 1 ईयर का इंटरेस्ट है तो अकॉर्डिंगली उसी टाइम पीरियड में बैलेंस को भी वेट करके लिखना है। याद आ गया सबको? आ जाए, इसको दोबारा अप्लाई करवा के बात खत्म करें पेज नंबर 89 पे। अच्छा, यहाँ जरा सिचुएशन थोड़ी सी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, मेरे साथ रहना, कंसंट्रेट फुल करना। लोन 1 पढ़े, इस तरह की देखो जरा, ये डेफिनेटली शायद रिक्वायर्ड तो नहीं है, इसके नीचे 5-6 लाइनें रख दें। ये पहले लेजर्स बनवाए जरा, पॉइंट 1, 2 और 3 पढ़ के जरा ये लोन्स के जरा लेजर बनाए ताकि जरा आउटस्टैंडिंग बैलेंस सही समझ आ सके। डिबेंचर्स का, बैंक लोन का और बैंक ओवरड्राफ्ट का एक एक करके जरा लेजर बनवाए। सबसे पहले डिबेंचर्स का लेजर बनाए। डिबेंचर्स क्या चीज है ये? सेंटेंस पढ़ के बताएं, लोन लिया हुआ दिया हुआ, कैसे पता चला, कैसे पता चला? डिबेंचर्स अगर इशू किए हैं तो डिबेंचर्स दिए हैं, कैश लिया है। जिसने डिबेंचर्स परचेज किए हैं उसके लिए एसेट है, उसका एसेट है। तो डिबेंचर्स अगर इशू है तो हमारी लायबिलिटी, याद रहेगा सर। करंट ईयर के एंगल से आपने ये लेजर बनवाना है। शायद थोड़ी सी बात हुई भी थी, बताएं क्या लिखूं? पढ़े पढ़े पढ़े, पॉइंट 1 पढ़े। ये 5 मिलियन हमारे साल में इशू है, पिछले साल इशू हुए, रीपे कब होने? 15 में जाके। हमारा ये स्टार्ट कब होना है? 1 जुलाई 9, 1 जनवरी 9 पे लोन लिया था। क्लोजिंग बैलेंस लास्ट ईयर का 5 मिलियन एज इट इज क्यों होगा? कोई रीपेमेंट नहीं थी, तो ब्रॉट डाउन 5 मिलियन एज इट इज आ जाएगा। पूरे रुपीस लिख लें, थाउजेंड्स में फिलहाल रहने में, मिलियंस में, कुछ डेटा रुपीस में करना। जी सर, क्लोजिंग बैलेंस भी पता है? क्या हमेशा ओपनिंग और क्लोजिंग सेम होगा? कब सेम होगा? अगर पिछले पीरियड में लिया है और ड्यूरिंग द ईयर ना लिया है, ना रीपे हुआ है, तो फिर ओपनिंग क्लोजिंग सेम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 5 मिलियन अब सेम होने से, ओपनिंग क्लोजिंग सेम होने से, क्या मैं कह सकता हूँ 5 मिलियन रिमेन्ड आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर? वर्किंग बाद में आप करेंगे, पहले बाकी लेजर भी बनवाओ। जी नेक्स्ट हेडिंग बनाए, बैंक लोन।
और रेट्स की बात इंशाल्लाह साथ करेंगे, लेकिन रेट्स से इग्नोर करके पॉइंट नंबर 2 जरा पढ़ना। नहीं पढ़ने आप आराम से पढ़ लें, मुझे फिर आप जब लिखवाएंगे तो मुझे आइडिया हो जाएगा कि आपने क्या पढ़ा। इंडिविजुअली पढ़ने, एक दफा मैंने पढ़ा था अभी आपके साथ। जी सर, लोन लिया कब है? फर्स्ट जुलाई 9 मीन्स हमारे अकाउंटिंग ईयर का स्टार्ट है। बताएं ब्रॉड डाउन में लिखूं? ब्रॉड डाउन में कब लिखते हैं? जब कैरिड डाउन हो। कैरिड डाउन कब होगा? जब पिछले पीरियड में लिया होगा। तो क्या ये इस पीरियड के स्टार्ट में लिया? एंट्री करेंगे या ब्रॉड डाउन में लिखेंगे? ब्रॉड डाउन 0 होगा, लेकिन फर्स्ट जुलाई 9 पे डबल एंट्री हो जाएगी, कैश डेबिट बैंक लोन क्रेडिट बाय ₹2 मिलियन लिखें। ब्रॉड डाउन तब होगा अगर लोन पिछले साल में लिया होता और पिछले साल का प्रीसीडी बैलेंस नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड हो रहा होता। ये स्टार्ट ऑफ द ईयर पे लोन लिया है, देयरफॉर एंट्री हमारे वाले साल के शुरू में होगी। तो ब्रॉड डाउन नहीं, कैश डेबिट लोन क्रेडिट। एनी कंफ्यूजन? आगे पढ़े। एनी रीपेमेंट ऑफ दिस लोन? डेट बोले 1 जनवरी 10, 6 महीने बाद इंस्टॉलमेंट है, 6 मंथली। डबल एंट्री वाला नॉन डेबिट कैश क्रेडिट 2 लाख 1 जनवरी 10। फिर क्लोजिंग बैलेंस क्या होगा ईयर एंड पे? 18 लाख 18 लाख। नेक्स्ट रीपेमेंट नहीं, नेक्स्ट रीपेमेंट 1 जुलाई 10, वो नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर हो जाएगा। तो 30 जून का क्लोजिंग बैलेंस 18 लाख। व्हाट इज ओपनिंग बैलेंस? 0। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ लोन टेकन? 2 मिलियन। हाउ मच इज रीपेड? व्हाट इज 18 लाख? क्लोजिंग बैलेंस। अब यहाँ जरा एक सेकंड लेजर देखें गौर से। आउटस्टैंडिंग बैलेंस इस लेजर से मुझे बताना था। अब इस तरह नहीं, ये प्लीज आउटस्टैंडिंग बैलेंस का वर्ड याद रखना सही तरह। आउटस्टैंडिंग बैलेंस का मतलब होता है वो बैलेंस जो कुछ ऐसा कांस्टेंट रहे। तो 2 मिलियन का लोन कब लिया था? 5 जुलाई पे। इसमें कोई चेंज आया? चेंज आया नहीं, बाद में कब चेंज आया? 1 जनवरी। इट मींस 1 जुलाई से लेके 31 दिसंबर तक लोन 2 मिलियन ही रहा, 2 मिलियन एज इट इज रहा। तो 2 मिलियन रिमेन्ड कांस्टेंट फॉर फर्स्ट 6 मंथ्स ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। फिर इसमें 2 लाख का चेंज आ गया, और 2 लाख चेंज होने के बाद 18 लाख किस दिन हो गया? 1 जनवरी 10 पे ही हो गया। और फिर वो कब तक एज इट इज रहा? तो आउटस्टैंडिंग बैलेंस ऑफ दिस ईयर इज डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स। ये 2 हिस्सों में ब्रेक होगा। 20 लाख रिमेन कांस्टेंट फॉर फर्स्ट 6 मंथ्स ऑफ द ईयर, and 18 lakh then remain constant from 1st January to 30th June second 6 months of the year। तो इंटरेस्ट रेट भी अकॉर्डिंगली फिर अलग-अलग 6 मंथ्स का 20 लाख और 18 लाख से मल्टीप्लाई होगा। इसको जरा पिछले लेजर से कंपेयर करें, डिबेंचर्स वाला बनाया, उसमें ओपनिंग क्लोजिंग सेम होने का मतलब नहीं, रीपेमेंट नहीं हुई, फर्दर लोन नहीं लिया, पूरा साल ही आउटस्टैंडिंग रहा। लेकिन आउटस्टैंडिंग बैलेंस ऑफ बैंक लोन इज डिफरेंट फॉर फर्स्ट 6 मंथ्स एंड देन डिफरेंट फॉर नेक्स्ट 6 मंथ्स। लोन बैंक ओवर ड्राफ्ट का बना हुआ है। जी कंसंट्रेशन से पढ़े, पढ़ लें अपना इंडिविजुअली। जी ये ओवरड्राफ्ट, ये रिवर्स लिखे, ओवरड्राफ्ट एट 1 जुलाई। ये ब्रॉड डाउन लिखूं या कैश के साथ लिखूं? सेंटेंस पढ़ें, ओवरड्राफ्ट ऑन 1 जुलाई वाज, क्या 1 जुलाई पे था या लिया है? तो कैसे लिखूं? सही है ब्रॉड डाउन, ठीक है। वाई ब्रॉड डाउन? ऑलरेडी था। फिर कब चेंज आया? कितने से चेंज आया? हिम्मत कीजिए हिम्मत। 1 जनवरी पे क्या चेंज आया? इंक्रीज हुआ डिक्रीज हुआ? कितना हो गया? ये 3 लाख 7 लाख हो गया। 7 लाख से बढ़ गया। 3 लाख कितने से बढ़ के कितना हो गया? कितने से एंट्री करेंगे? फर्दर 4 लाख लिया होगा या 7 लाख लिया है? असल में 7 लाख से बाद में बैलेंस हो गया।
तो एंट्री कितने से करूं, क्या एंट्री करूं, लोन इंक्रीज हो रहा है यार, तो लोन क्रेडिट, बैंक ओवरड्राफ्ट क्रेडिट एंड कैश डेबिट, क्लियर है। और देन फिर फाइनली और कोई इन्फॉर्मेशन होने की वजह से बल्कि बताया बस कांस्टेंट टिल द ईयर एंड, क्या आंसर आएगा फाइनली 7 लाख। अब लोन क्रेडिट हो रहा है ये 4 लाख, समझ आ गया, कितना लोन कितने से बढ़ के कितना हो गया है, 3 लाख का लोन 4 लाख रुपए लोन से बढ़ के 4 लाख रुपए से बढ़ के 7 लाख रुपए हो गया। ये ऑनलाइन स्टूडेंट सादा प्लीज। जी सर, सब बेटा लिखा हुआ है द ओवरड्राफ्ट एट 1 जुलाई वाज, ये ओवरड्राफ्ट था 1 जुलाई को इतना, ये इन वर्ड से लग रहा है ये लिया इस दिन नहीं है, इस दिन ऑलरेडी था। इसको जरा रिलेट कर लें पॉइंट नंबर 2 में, जो फर्स्ट लाइन है, बैंक लोन ऑफ 2 मिलियन वाज टेकन ऑन 1 जुलाई, वो 1 जुलाई को लिया है और ये 1 जुलाई पे ऑलरेडी था, तो लग रहा है कि शायद बैलेंस था, और अगर था ऑलरेडी तो इसका मतलब लिया फिर पिछले साल में, ठीक है। तो इन वर्ड्स में थोड़ा सा डिफरेंस है, वो लिखा हुआ है कि लिया है टेकन ऑन 1 जुलाई, तो विच मीन्स कैश डेबिट लोन क्रेडिट, और ये ऑलरेडी इस दिन था विच मीन्स पिछले पीरियड से आ रहा होगा, ठीक है जी सर। अभी ओवरड्राफ्ट वाला लेजर काइंडली गौर से देखें, मुझे इस लेजर में से आउटस्टैंडिंग बैलेंस बताना है, तो फाइनल होना चाहिए, ऐसा सब प्लीज बात आगे बढ़ाएं। 3 लाख है, 7 लाख है, 3 लाख भी है, 7 लाख भी है। फर्स्ट 6 मंथ्स 3 लाख एज इट इज कब तक रहा है, 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक 3 लाख रहा, फिर 1 जनवरी पे 4 लाख और आने से 7 लाख हो गया, तो फर्स्ट 6 मंथ्स का आउटस्टैंडिंग बैलेंस 3 लाख है और सेकंड 6 मंथ्स का आउटस्टैंडिंग बैलेंस 4 लाख है, 4 लाख लेके 7 लाख है। आउटस्टैंडिंग बैलेंस उसको कहते हैं विच रिमेन कांस्टेंट, बैलेंस 3 लाख था, 4 और आया, 7 लाख हो गया किस दिन, तो 7 lakh remain constant for second 6 months of the year and 3 lakh rupees remain constant for the first 6 months of the year। डन है सर। अब इन लेजर्स की बेस पे ऊपर वापस आए, हम जो वर्किंग करना चाह रहे कैपिटलाइजेशन रेट की वो फाइनल करवाएं, और पहला फोकस काइंडली रखा करें बात समझने का, बात समझने पे फोकस रखें, ये देख के लिखना कोई इशू नहीं। ये सर बोरिंग कॉस्ट इंकर्ड, कितने लोन्स हैं, 3 है, कैलकुलेटर पकड़े। पॉइंट नंबर 1 जी नहीं, ये लेजर मैंने अपने अकाउंटिंग ईयर के एंगल से बनाया, 30 जून ईयर एंड, तो बेटा उसी के एंगल से बनाया ना, 1 जुलाई से लेकर 30 जून तक बनाया, अपने अकाउंटिंग ईयर को स्पेसिफाई किया मैंने। ब्रॉड डाउन कैरिड डाउन मींस 1 जुलाई 2009 ब्रॉड डाउन है और 30 जून 2010 कैरिड डाउन है। हमने अपने अकाउंटिंग ईयर के एंगल से वर्किंग करनी है कि इस साल कौन सी अमाउंट कितना कितना अरसा आउटस्टैंडिंग रही है, तो ये जरा ऐसी जुबानी करने के बजाय मैंने चाहा जरा आपके सामने फिगर्स अब आ जाए, शायद मैंने बात भी की है, एक दफा दोबारा रिवाइज भी कर लीजिएगा, तो इस पूरे साल की अब बात होने लगी, हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट है ना। तो 1 जुलाई 9 पे हमने लोन लिया और फर्स्ट हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट आ गई 1 जनवरी 2010, 1 जुलाई 9, 6 महीने बाद 1 जनवरी 2010, अगली इंस्टॉलमेंट आएगी 1 जुलाई 2010 जो हमारे अकाउंटिंग ईयर के बाद आएगी। इसी तरह जो थर्ड लोन है उसको वो 3 लाख उसका बैलेंस था, फिर 1 जनवरी पे जाके फर्दर इंक्रीज आया है, अब डिक्रीज की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसलिए फिर ये 7 लाख क्लोजिंग बैलेंस है। तो सेकंड लोन के एंगल से रीपेमेंट बताई हुई है और थर्ड लोन के एंगल से फर्दर लोन लिया हुआ, शायद इंक्रीज आया लोन में तो डिक्रीज करेगा इंक्रीज है। तो ये मैंने 1 जुलाई 2009 से लेके ईयर एंड ऑफ 30 जून 2010 तक वर्किंग की। इसका मकसद ये है कि अब हमें जरा आसानी रहे आउटस्टैंडिंग बैलेंस आइडेंटिफाई करने में, ठीक है। ये सारी डिबेंचर्स का लेजर देखें, डिबेंचर्स का आउटस्टैंडिंग बैलेंस क्या है, अब मैं बार बार ये वर्ड बोलूंगा और आपको भी पता है कि आपने 5 मिलियन की मुझे ओपनिंग बताया है क्लोजिंग बताया, ना मुझे ओपनिंग बताया है ना मुझे क्लोजिंग बताया है, आपने ओपनिंग क्लोजिंग सेम देख के मुझे फॉर द ईयर का आउटस्टैंडिंग बैलेंस बताया। रेट कितना है,
रेट कितना है? अगर मुझे पूरी बात कंप्लीट कर लेने देंगे तो सबसे बेस्ट है। ये थोड़ी सी एक लंबी सी वर्किंग मैं इसलिए करना चाह रहा हूँ कि जरा सारी फिगर्स आपके सामने आ जाए। तो पहले सुन लीजिएगा। 5 मिलियन लोन है, पूरा साल आउटस्टैंडिंग बैलेंस है, 10% रेट है, मल्टीप्लाई करें। 5 लाख अमाउंट है, दिस इज 5 लाख अमाउंट ऑफ बोरिंग कॉस्ट इंकर्ड ऑन डिबेंचर्स। पूरे साल का अगर इंटरेस्ट है तो बेस में पूरे साल का आउटस्टैंडिंग बैलेंस आ गया। यहाँ तक ठीक हो गया? मत लिखें इस तरह, पहले बात पूरी करवा दें। डिबेंचर्स के हद तक कोई कंफ्यूजन? अब दूसरे लेजर में चले जाएं, बैंक लोन वाले लेजर में। व्हाट इज द आउटस्टैंडिंग बैलेंस ऑफ फर्स्ट 6 मंथ्स? अभी अलग-अलग हमें दो हिस्सों में करना पड़ना है क्योंकि आउटस्टैंडिंग बैलेंस चेंज हो गया है। पहले 6 मंथ्स में 2 मिलियन रहा है, फिर अगले 6 मंथ्स में ये 18 लाख रहा है, 1.8 मिलियन रहा है, और फ्लोटिंग रेट भी है, अकॉर्डिंगली रेट्स भी डिफरेंट आएंगे। तो कंसंट्रेशन प्लीज। आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितना जी? 2 मिलियन मल्टीप्लाइड बाय रेट बताएं इन पहले 6 महीनों का 8.75% मल्टीप्लाइड बाय 6/12। मैंने वर्किंग लिखी है, आप बाद में आप अपने आंसर्स लिखिएगा, मेरा समझाने पे फोकस है, वो हम नेक्स्ट लाइन में आराम से आंसर्स दोबारा लिख लेंगे। इसको छोड़ दें काइंडली, इसकी बेस बनवाएं जरा। नहीं, इस 1 मिलियन नहीं, क्या ये 6 मंथ्स का इंटरेस्ट आ रहा है? तो अकॉर्डिंगली बेस में 2 मिलियन मल्टीप्लाइड बाय 6/12। अगर लेस देन 1 ईयर का इंटरेस्ट होगा तो अकॉर्डिंगली लेस देन 1 ईयर के बेस पे वेटेड में भी उतने ही मंथ्स का बैलेंस लेंगे जितने मंथ्स आउटस्टैंडिंग बैलेंस का इंटरेस्ट आया। 6 मंथ्स का इंटरेस्ट है, अकॉर्डिंगली 6 मंथ्स का वेटेड बैलेंस आ गया। मुझे प्लीज कंप्लीट करवाएं। ये मैं आपसे कह रहा हूँ, यकीन मैंने आपसे कह रहा हूँ। क्या बैंक लोन कंप्लीट हो गया? नो सर, अभी 6 मंथ्स हुए। अगली गेम ऑन करें। 18 लाख मल्टीप्लाइड बाय ढूंढे, 9% मल्टीप्लाइड बाय इंटू 6/12। डेफिनेटली प्रेजेंटेशन शायद इससे बेहतर होनी चाहिए, वो कर लेंगे। मेन पहले अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करें। 18 लाख समझ आ गया है? The main concept for next 6 months at the rate of 9% floating rate। अब इसकी बेस बनवाएं। 18 लाख इंटू 6/12, 18 लाख इंटू 6/12। समझ आ रहा है क्या करी जा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ? जितने मंथ्स का इंटरेस्ट ले रहा हूँ उतने ही मंथ्स में अकॉर्डिंगली आउटस्टैंडिंग बैलेंस को वेट कर रहा हूँ। तो 18 लाख मल्टीप्लाइड बाय 6/12। ओवरड्राफ्ट में जाए, बैंक ओवरड्राफ्ट ढूंढे। आउटस्टैंडिंग बैलेंस ऑफ फर्स्ट 6 मंथ्स 3 लाख मल्टीप्लाइड बाय 14% मल्टीप्लाइड बाय 6/12। और बेस में क्या लिखेंगे? 3 लाख मल्टीप्लाइड बाय 6/12। और समझ आ गई बात? करें, आप भी शुरू करें, मैं भी कंप्लीट करूं। आप डेफिनेटली अगर सॉल्व करके लिखना चाहें तो ठीक है, लेकिन एटलीस्ट वर्किंग पता होनी चाहिए कैसे लिखनी है। 3 लाख इंटू, करें करें, आपसे नहीं पूछ रहा। 3 लाख इंटू 14% इंटू 9/12, सॉरी 6/12। ये थोड़ी देर के लिए इसी चलाएगा। उधर से भी चला दें, आपकी रेंज अच्छी है। पर ठीक है, 16 पर चल रहा है ना, बाद में आपसे बंद करवाता हूँ थोड़ा सा।
अपनी वर्किंग कंप्लीट कर भी आ जाएंगे फिर आपके सामने। सॉरी जरा सिस्टम जरा हैंग हुआ होगा। अपने फिगर्स फाइनल करके एक फाइनल रेट बताएं। बेटा इस तरह ना करनी किया करें, प्लीज सीरियस किया करें चीजें यार। ये जो मैं फिगर सॉल्व कर रहा हूँ बेस में 6/12 कर रहा हूँ, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है सर? मुझे बैंक लोन और बैंक ओवरड्राफ्ट को दो हिस्सों में अलग अलग क्यों करना पड़ा है? क्योंकि आउटस्टैंडिंग बैलेंस ऑफ फर्स्ट 6 months इज डिफरेंट फ्रॉम द आउटस्टैंडिंग बैलेंस ऑफ सेकंड 6 months। कर लें, कंप्लीट ही कर लें अब। 10% ना ही बेटा मेरे ख्याल करें, 9.99 ही ठीक है, बच्चे वर्ष से परेशान हो जाते हैं, आपको पता ही है। 9 पॉइंट करें करें फाइनल करें। आंसर भेजें आपका। जी मिस्टर हमजा, ये 4 लाख जो है आउटस्टैंडिंग बैलेंस नहीं है, 4 लाख तो चेंज आया। आउटस्टैंडिंग बैलेंस का मतलब होता है कांस्टेंट रहे। 4 लाख से बढ़ के लोन 7 लाख हुआ है और फिर 7 लाख कांस्टेंट रहा है 6 months। 4 लाख लेके 7 लाख हुआ और 7 लाख रिमेन कांस्टेंट फॉर नेक्स्ट 6 months। ठीक है हमजा, ये आप लोगों ने कर ली वर्किंग? फाइनल को आंसर बता दें, कैलकुलेटर पे सॉल्व होना है बस बस। 9.99%, डेफिनेटली 10% अराउंड है। लिखा जा सकता है 10%, लेकिन अब मेरे साथ 9.99 ही लिखें जो एग्जैक्टली आ रहा। कितना में से एग्जैक्ट आ रहा? 9.98 समथिंग था। 99 ठीक है सर। एनी कंफ्यूजन सर? नहीं आ रहा 9.99? माइंड अप करें सर, अगर आगे तो बता दें, वर्किंग कंप्लीट करें। ये क्या कैलकुलेट हुआ है? कैपिटलाइजेशन रेट अब डेफिनेटली इसे 10% किया जा सकता है, लेकिन या तो सब 10% करें या फिर ये ना हो कोई 9.99 कर ले, चंद रुपीस का डिफरेंस आ जाएगा। मेरे ख्याल 9.99 ठीक है यार। डिसाइड ये हुआ था कि पॉइंट्स में 2 डिजिट्स पे जाकर राउंड ऑफ कर लेंगे, तो 9.99% डन है प्लीज। आए जरा वापस जाए, ढूंढ के बताइए कर क्या रहे थे और कहाँ पहुंचना वापस। बोरिंग कॉस्ट की कैपिटलाइजेशन की वर्किंग हो रही थी, कैपिटलाइजेशन रेट की जरूरत पड़ी थी, कैपिटलाइजेशन रेट अब आ गया है। कर लें वापस जाके वर्किंग, लिखें जी रेट कैपिटलाइजेशन रेट 9.99 expenditure multiplied by capitalization rate। complete silence please। और फाइनली जरा टाइम पीरियड मेरे साथ एक दफा गिन के इस बात को भी फाइनल करें। नेक्स्ट क्वेश्चंस में फिर ये एक्सपेंडिचर्स का टाइम पीरियड आपने खुद से गिनने की कोशिश करनी है। इकट्ठे हो जाए प्लीज यहाँ तक जरा।
नहीं, 1 मिनट मेरे साथ कर लीजिएगा सर, इकट्ठे हो जाए और अपना टेबल क्वेश्चन का सामने रखा 9.99 9.99 रेस्पेक्टिवली मल्टीप्लाई करके जरा टाइम पीरियड गिन दे जरा इकट्ठे प्लीज। रेडी सर? सर क्वेश्चन का जरा टेबल सामने रखिएगा सर, मुझे भी करवाना था। एक्सपेंडिचर की डेट से, ये मेरा जरा सेंटेंस सुनिएगा कॉस्ट है, बोरिंग कॉस्ट अगर जनरल बोरिंग्स में अगर वर्किंग कर रहे हैं तो टाइम पीरियड आपने गिनना है एक्सपेंडिचर की डेट से ऑनवर्ड्स। एक्सपेंडिचर की डेट से आपने सीज डेट तक जाना होता है अनलेस बीच में ईयर एंड आ जाए। सेंटेंस रिपीट करें जो मैंने बोला, एक्सपेंडिचर की डेट से सीज डेट तक जाना है अनलेस बीच में ईयर एंड आ जाए। तो एक्सपेंडिचर की डेट है 1 जनवरी या 1 जुलाई, 1 जुलाई है। ईयर एंड आपका क्या है? 30 जून आपका ईयर एंड है। फर्स्ट पैराग्राफ में जाए, एसेट कंप्लीट कब होना है? नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में जाके 31 दिसंबर पे कंप्लीट होना है। ये सीज डेट कब आती है? जब एसेट सब्सटेंशियली कंप्लीट हो जाए, विच मींस एसेट अवेलेबल फॉर यूज हो जाए। इन अदर वर्ड्स हमारे इस अकाउंटिंग ईयर में सीज डेट का इशू नहीं आ रहा है। तो कहां से कहां तक असूलन जाना है? एक्सपेंडिचर की डेट से सीज डेट तक, लेकिन सीज डेट हमारे अकाउंटिंग ईयर में अगर नहीं आ रही तो आपने 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक गिनना है। ऐसे ही है। तो फर्स्ट एक्सपेंडिचर शायद 12/12 ही है, उसका इशू नहीं है, उसको छोड़ दें। सेकंड पे आ जाए, फर्स्ट मिलियन 1 मिलियन वाली जो अमाउंट है, इसमें एक नई चीज भी है, मेरे साथ सुनिएगा जरा। इसकी एग्जैक्ट डेट बोले क्या है? 15 सितंबर। सितंबर एक सेकंड छोड़े, ऑनवर्ड्स जाएं, सितंबर छोड़ के अक्टूबर से गिने। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। जून ईयर एंड तक गए, 9 मंथ्स बने, 9999। अक्टूबर से जून तक 9 मंथ्स काइंडली बने। अब सितंबर पे आ जाए, सितंबर 15 बड़ा मिड ऑफ सितंबर है, तो सितंबर का पूरा महीना काउंट नहीं होगा, हाफ सितंबर हो जाए, तो 9.5 मंथ्स हो जाए। अब इसको ये भी ना सोचना शुरू कर दीजिएगा, अगर फॉर एग्जांपल ये 20 सितंबर डेट होती तो फिर ये मंथ्स की बजाय ये डेज में भी वर्किंग हो सकती है, तो इंशाल्लाह वो भी इशू नहीं है। दोबारा काइंडली अक्टूबर से लेके जून तक 9 मंथ्स बने, और सितंबर के कितने मैंने मंथ्स काउंट किए? सितंबर का हाफ काउंट किया है। 15 से बाद वाला या 15 से पहले वाला? एक्सपेंडिचर से आगे सितंबर का रिमेनिंग हाफ मंथ प्लस 9, टोटल कितना हो गया? 9.5/12। बाकी आप लोग कंप्लीट करें जरा अगले। हाँ जी बिल्कुल ठीक है, लास्ट भी इंपॉर्टेंट है, लास्ट भी टू मच इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ से कहाँ तक जाना है? एक्सपेंडिचर से बैलेंस शीट डेट तक, तो लास्ट एक्सपेंडिचर की डेट ही क्या है? तो 30 जून का मतलब हमारे वाले ईयर में इसका कोई टाइम नहीं बन रहा, तो 0/12 भी हो गई। 2.5 काउंट हो गया, 2.5 थर्ड एक्सपेंडिचर। अप्रैल का हाफ है, मई और जून पूरे हैं, मई जून और अप्रैल हाफ मींस 2.5। डन है सर? कहां से कहां तक गिनना होता है? एक्सपेंडिचर की डेट से सीज डेट तक, लेकिन अगर बीच में ईयर एंड आ जाए तो वहां आपने रुक जाना। तो ईयर एंड पे मैं रुक रहा हूँ, 12, 9.5, 2.5 एंड 0 मंथ्स। डन है? करें जी, वाइंड अप करें, फिगर सॉल्व करें, कर ले अपना, कर ले, मैं भी लिखता हूँ। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स बड़ा क्लियर हो गए? ये वैसे उसामा हाफ सितंबर हाफ था, तो वो मैंने बाद में गिन दिया। सितंबर हाफ है, और उसके अलावा अक्टूबर से जून तक 9 मंथ्स हैं, तो टोटल फिर 9.5। ठीक है मिस्टर उसामा शौकत? ये लास्ट लाइन में से कोई फिगर्स लिखवा दे रहा? 204 795 204 795। Second one 79088 10406 dash 0, sorry. Total borrowing cost to be capitalized 294 289. Two 289 294 289। वाइंड अप करें सर। ये वर्किंग वन कहाँ करने के लिए आए थे यहाँ?
ऊपर फाइनल करें, बोरिंग कॉस्ट भी कैपिटलाइज की अमाउंट आ गई है, इसको फाइनल करें, ऊपर वर्किंग में जाके टोटल कॉस्ट कंप्लीट करें। एनी कंफ्यूजन इन एनी वर्किंग? कॉस्ट कंप्लीट करें, एक्सपेंडिचर्स आ गए थे, उसमें बोरिंग कॉस्ट ऐड करके टोटल कॉस्ट एक्यूमुलेट करें। $204 $289 टोटल हो जाएगा 4244 $289। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस फिगर? अभी ये टोटल कॉस्ट है, लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लिख के डैश क्यों लगाए? एसेट अभी नॉट येट अवेलेबल फॉर यूज है, कंप्लीट होगा तो डेप्रिसिएशन की बेस पे शुरू होगी। ये अमाउंट एज इट इज कैरिंग अमाउंट बन जाएगी। हाँ जी, फिलहाल ये कैपिटल प्रोग्रेस नाम से आपकी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में अमाउंट है। बता दें बेटा अगर कोई फिगर और है। सॉरी 294 है, 294 289 294 289, बाकी टोटल तो ठीक है ना? सॉरी 294 है। जो लोग लिखते रहे काइंडली नेक्स्ट पेज पे आते थे, पेज नंबर 90। हमारा इख्तलाफ हर वक्त ये है जी, डेफिनेटली शायद साहब नेक्स्ट 6 मंथ्स में जो फर्दर काम होगा वो भी इसमें ऐड होगा, और नेक्स्ट 6 मंथ्स की जो बोरिंग कॉस्ट है वो भी कैपिटलाइज होकर फिर टोटल कॉस्ट फाइनल होगी। इंशाल्लाह वो नेक्स्ट क्वेश्चन में करेंगे जब एक से ज्यादा अकाउंटिंग इन्वॉल्व हो जाए। ठीक है शान, शायद डेफिनेटली अभी काम कंप्लीट नहीं इस पे हुआ, जो नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड का खर्चा आएगा वो डेफिनेटली इसमें फर्दर प्लस होके टोटल कॉस्ट बनेगी, फिर वो टोटल कॉस्ट डेप्रिशिएट होगी। शायद ठीक है, पेज नंबर 90 कर लीजिए। Any confusion anywhere, सर अकेले के लिए सर? पेज नंबर 90 के स्टार्ट पे ही का सर एक हेडिंग लिखी हुई है, सस्पेंशन ऑफ कैपिटलाइजेशन। सस्पेंशन जी सर, बंद करना है? जिसने बेटा चलाया उसी से कहिएगा जरा, ये आप लोगों ने पीछे चलाया, अगर वहां से चलाया तो ये जरा काइंडली पीछे पहुंचा दो। ये रिमोट पीछे दे दो, ये पीछे पकड़ा दो। ये कोई एक पकड़ ले, अगर काइंडली रख लें आप अपने पास, तो आपसे पे दे दीजिएगा। इधर ना काइंडली रखें, वो फिर पता नहीं चलेगा बाद में, काइंडली वापस दे दीजिए, वापसी पे दे दीजिएगा आराम से, कोई इशू नहीं। हेडिंग सर ये सस्पेंशन, प्लीज सीरियस हो जाए यार सर, एसी बंद हो गया हुआ है। हेडिंग है आपके पास पेज नंबर 90 पे, सस्पेंशन ऑफ कैपिटलाइजेशन। बेटा प्लीज सीरियस हो जाएगा यार। सस्पेंशन ऑफ कैपिटलाइजेशन का कॉन्सेप्ट बेटा ये है कि पेज नंबर काइंडली जाएं 85 पे, दो पहले हमने डेट्स पढ़ी हैं, एक है कमेंसमेंट ऑफ कैपिटलाइजेशन की डेट, सेसेशन ऑफ कैपिटलाइजेशन। कमेंसमेंट का मीनिंग था कि बोरिंग कॉस्ट की कैपिटलाइजेशन किस दिन से ऑनवर्ड्स कैपिटलाइज होना शुरू होनी है। सीज डेट ये है कि किस दिन बोरिंग कॉस्ट की कैपिटलाइजेशन स्टॉप हो जाएगी। सस्पेंशन का मीनिंग होता है टेम्पररी स्टॉपेज, मुअत्तल, टेम्पररी स्टॉपेज वर्ड लिखे आके वो सस्पेंशन के ऊपर, सस्पेंशन टेम्पररी स्टॉप। सीज मीन्स हो जाएगा परमानेंट स्टॉप, suspension means temporary stoppage of capitalization of borrowing cost. अब इसका कहीं फुल कंसंट्रेशन से कॉन्सेप्ट जरा सुनिएगा। कमेंसमेंट डेट से लेके
सीज डेट तक की बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज होनी होती है, और कमेंसमेंट से पहले की अगर कोई बोरिंग कॉस्ट है या सीज के बाद की अगर कोई बोरिंग कॉस्ट है सीज डेट के बाद की, तो वो प्रॉफिट एंड लॉस में जानी है। कमेंसमेंट से लेके सीज डेट के दौरान जो टाइम पीरियड है उसमें बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज होती है, ये पता है सबको। समटाइम्स कैपिटलाइजेशन की कमेंसमेंट से और सीज डेट के एंड होने से पहले दौरान में, कमेंसमेंट और सीज डेट के दौरान टेम्पररी तौर पे बोरिंग कॉस्ट की कैपिटलाइजेशन इसलिए रोकनी पड़ती है क्योंकि एसेट को बनाने पे काम रोकना पड़ता है। हम इस वक्त जो डिस्कशन कर रहे हैं वो कमेंसमेंट से पहले की बात नहीं हो रही, सीज के बाद की बात नहीं हो रही। कमेंसमेंट और सीज डेट्स के दरमियान में समटाइम्स टेम्पररी तौर पे अगर काम रुके तो बोरिंग कॉस्ट की कैपिटलाइजेशन इवन देन होती रहेगी या बोरिंग कॉस्ट की कैपिटलाइजेशन अकॉर्डिंगली रुक जाएगी। हम ये पढ़ने लगे हैं, नहीं होती रहेगी या रुक जाएगी ये तो इंशाल्लाह मैं अभी डिस्कस करता हूँ। बात हो क्या रही है, कमेंसमेंट डेट के बाद और सीज डेट से पहले अगर कभी एसेट बनाते हुए एसेट पे एक्टिविटीज रुक जाएं, तो क्या जिस टाइम पीरियड में एसेट पे काम रुका रहेगा उस टाइम पीरियड में बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज होती रहेगी या रुक जाएगी, ये हमने इस हेडिंग में डिस्कस करना है। किससे पहले और किसके बाद की बात नहीं हो रही, कमेंसमेंट से पहले और सीज के बाद की बात नहीं हो रही। इन दोनों डेट्स के दरमियान में अगर कभी टेम्परेरी तौर पे काम रुक जाए तो बोरिंग कॉस्ट की कैपिटलाइजेशन रुक जाएगी या बोरिंग कॉस्ट की कैपिटलाइजेशन होती रहेगी। इसका हमने आंसर, इस सवाल का जवाब कि क्या बोरिंग कॉस्ट की कैपिटलाइजेशन होती रहेगी या रुक जाएगी, हमने इस पैराग्राफ में इसी सवाल का जवाब तलाश करना है। कोई सवाल जहन में अराइज हो गया है? आए अब जरा मेरे साथ इंग्लिश में पढ़ना। थोड़ा सा इंग्लिश के वर्ड जरा मुश्किल है, आपकी कंसंट्रेशन अगर होगी तो इंशाल्लाह आसानी हो जाएगी। साइंस, प्लीज कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगी कहीं से। Sometimes after commencement of capitalization and before cessation of capitalization, किसके बाद किससे पहले, there may be a temporary stoppage of active development of asset. In that case, according to IAS 23, इससे पीछे वर्ड्स क्लियर है, देयर मे बी टेम्पररी स्टॉपेज ऑफ एक्टिव डेवलपमेंट। एसेट बन रहा था, इसी वजह से आपने एसेट को बनाने पे जो एक्टिविटीज हैं वो टेम्पररी तौर पर रोकी हैं, कंप्लीट होने के बाद रोकी हैं। बन रहा था कंप्लीशन से पहले रोकी हैं, किसी वजह से अगर रोकी हैं तो क्या उस टाइम पीरियड में बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज करेंगे अकॉर्डिंग टू IAS 23। अब आए एक पैराग्राफ। An entity shall suspend capitalization of borrowing cost during extended periods of time in which it suspends active development of qualifying asset पे रुक जाए। इससे आगे करनी नहीं, दोबारा वापस आए थोड़ी थोड़ी ट्रांसलेशन करके आगे चलते हैं। एंटिटी शैल सस्पेंड, एंटिटी मीन्स क्या होता है, कंपनी, बिजनेस, और आपके इस लेवल पे आप कंपनीज का बिजनेस है, एंटिटी मीन्स बिजनेस है, और कौन से बिजनेस आपके फोकस में, कंपनी का बिजनेस, इसलिए हम सिंपली कह सकते हैं कंपनी। कंपनी शैल सस्पेंड कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरिंग कॉस्ट, कंपनी को बोरिंग कॉस्ट की कैपिटलाइजेशन मुअत्तल कर देनी चाहिए, रोक देनी चाहिए ड्यूरिंग एक्सटेंडेड पीरियड्स, उन एक्सटेंडेड पीरियड्स में इन विच इट स्पेंड्स एक्टिव डेवलपमेंट ऑफ क्वालिफाइंग एसेट। अगर एसेट की एक्टिव डेवलपमेंट सस्पेंड हुई है तो बोरिंग कॉस्ट की कैपिटलाइजेशन भी सस्पेंड कर दें, रोक दें। क्या रुका है तो क्या रोक दें, अगर एसेट को बनाने की एक्टिविटीज रुकी हैं तो बोरिंग कॉस्ट की कैपिटलाइजेशन भी रोक दें। फॉर एग्जांपल 1 महीने काम नहीं हुआ हमारे क्वालिफाइंग एसेट पर, तो उस महीने की बोरिंग कॉस्ट को भी कैपिटलाइज करने की बजाय एक्सपेंस आउट। इट मींस अगर एसेट बन रहा है तो उस बनने की ड्यूरेशन में बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज करें। क्या रुका है तो क्या रोक दें, एसेट पे काम रुका है तो बोरिंग कॉस्ट की कैपिटलाइजेशन रोक दें, और उस टाइम पीरियड में जो बोरिंग कॉस्ट इंकर होगी अगर कैपिटलाइजेशन नहीं होगी तो ऑटोमेटिकली इट मींस प्रॉफिट एंड लॉस में वो इंटरेस्ट आएगा। ठीक है,
तो यहाँ तक असूल क्या पता चला हमें, प्रिंसिपल क्या पता चला, क्या रुके तो क्या रोक दें। हिम्मत हिम्मत जवान हिम्मत। क्वालिफाइंग एसेट पे काम रुका है तो बोरिंग कॉस्ट की कैपिटलाइजेशन रोक दें। अब आ जाए जरा, सेंटेंस अभी कंप्लीट नहीं था, अनलेस पे आ जाए। अनलेस का यहाँ मीनिंग क्या होगा, सवाए इसके के, सवाए इसके के। यहां तक पता था नहीं चला, काम रुका है, काम रुका है, बोरिंग कॉस्ट की कैपिटलाइजेशन रोक दें, लेकिन अनलेस टेम्परेरी डिले, इधर आगे आज से चलते हैं। टेम्पररी डिले इज अ नेसेसरी पार्ट ऑफ द प्रोसेस of getting the asset ready for its intended use or sale, unless सवाए इसके कि टेम्पररी डिले इसलिए हुआ है ताकि एसेट को वर्किंग कंडीशन में लाया जा सके। इन अदर वर्ड्स, ये टेम्पररी डिले जरूरी था एसेट को सेलेबल या यूजेबल कंडीशन में लाने तक। आप जरा 2-3 मिनट मेरी ट्रांसलेशन सुनते जाएं, मैं डिफरेंट तरीकों से कर रहा हूँ। अनलेस से आगे दोबारा पढ़ें, unless temporary delay is a necessary part of the process of getting the asset ready for intended use, अगर एसेट को सेलेबल या यूजेबल कंडीशन में लाने के लिए ये डिले जरूरी था, तो इवन इस डिले में भी बोरिंग कॉस्ट की कैपिटलाइजेशन कंटिन्यू रहेगी। अनलेस, अगर काम रुका है तो बोरिंग कॉस्ट की कैपिटलाइजेशन रोक दें, लेकिन अगर काम रोकना जरूरी था एसेट को सेलेबल या यूजेबल कंडीशन में लाने के लिए, तो काम रुकने के बावजूद बोरिंग कॉस्ट की कैपिटलाइजेशन जारी रहेगी, जारी रहेगी। अगर काम रुका है तो बोरिंग कॉस्ट की कैपिटलाइजेशन रोक दें, लेकिन अगर काम रोकना एसेट को सेलेबल या यूजेबल कंडीशन में लाने के लिए जरूरी था, तो इवन देन के काम रुका होगा, लेकिन बोरिंग कॉस्ट की कैपिटलाइजेशन कंटिन्यू रहेगी। क्या साइंस है, कोई साइंस नहीं है, सिंपल आर्ट्स है। हमने इंग्लिश की उर्दू में ट्रांसलेशन की है। एक एग्जाम्पल का सहारा लेते हैं, नीचे के एग्जाम्पल पढ़ें। आप फुल कंसंट्रेट कर रहे हैं और अभी पूरे 10 मिनट रहते हैं। थैंक यू सर, हमने तो 9 देखे थे, बस ये काफी होगी बात। सॉरी आपका ध्यान नहीं था टाइम की तरफ, मैं आपको गलत तरफ लेके गया, मैं ही वापस लेके आ रहा हूँ। मैंने माजरत कर ली है। जैसी अजान होगी हमें रुकना होगा और नमाज की ब्रेक के बाद हमें नहीं आना होगा, तो काइंडली वापस इधर आ जाए। अब ये असर की ब्रेक नहीं है, ये मगरिब की है। एग्जाम्पल सर, a hotel was under construction in 2005. Borrowing cost of 3 lakh is incurred on a loan during 2005. Loan was specific, raised in January 2005 for the sole purpose of construction of asset. फिलहाल एक specific borrowing का सवाल। Requirement: discuss how much borrowing cost may be capitalized in the following 2 independent scenarios, assuming that independent scenarios 2 underline करें, 2 independent scenarios, ये वर्ड underline करें। मीन्स उसे नीचे जो A और B लिखा हुआ है, हमें इसे अलग-अलग सोचना। ए और बी आपस में लिंक्ड नहीं है, एक अलग सिनेरियो है और बी एक अलग सिनेरियो है। आइए जरा सिनेरियो ए पढ़ें। वर्कर्स वेंट ऑन अ स्ट्राइक फॉर अ पीरियड ऑफ 2 months ड्यूरिंग व्हिच नो प्रोग्रेस वाज मेड। वर्कर्स 2 महीने वर्कर्स ने 2 महीने की हड़ताल कर दी, जिस दौरान फिर वर्कर्स की गैर मौजूदगी में काम नहीं हो सका। क्या 2 महीने एक्टिव डेवलपमेंट सस्पेंड रही है? नहीं, मतलब अगला सवाल मैं नहीं करना था, बिठा दिया। बी पार्ट पढ़े, इंडिपेंडेंटली बी पार्ट। बिल्डर ऑफ द होटल का मतलब है कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्शन जो कर रहा है, कॉन्ट्रैक्टर। बिल्डर ऑफ द होटल मींस जो होटल बना रहा था। हैड टू वेट फॉर 5 days फॉर सीमेंट इन द फाउंडेशन टू ड्राई। बुनियादें, फाउंडेशंस, उसमें सीमेंट शायद वो ग्राइंड वगैरह करके आता है, उसे फिर खुश करना था, जिस वजह से 5 दिन काम रुका रहा है। रिक्वायरमेंट ए, सिनेरियो ए, क्या सिनेरियो में 2 महीने काम रुका रहा है? क्या सिनेरियो बी में भी 5 दिन काम रुका रहा है? क्या ये अलग अलग सिनेरियोज हैं? सिनेरियो ए, क्या 2 महीने काम रोकना जरूरी था? क्या अगर वर्कर्स हड़ताल ना करते तो होटल बन सकता था? सिनेरियो बी में क्या सीमेंट में फाउंडेशन अगर ड्राई ना हो
तो बिल्डिंग सही बन जाएगी? क्या बिल्डिंग को सही कंप्लीट करने के लिए ये 5 डेज का डिले नेसेसरी था? क्या 5 दिन जो काम रुका है वो रोकना एसेट को वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए नेसेसरी है? क्या इन 5 दिनों की बोरिंग कॉस्ट प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगी? सिनेरियो ए में आए, सिनेरियो ए में आए, सिनेरियो ए में आए। क्या वर्कर्स की हड़ताल इज अ नेसेसरी पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ गेटिंग द होटल इनटू वर्किंग? अगर हड़ताल ना हो तो कैसे होटल कंप्लीट होता? नहीं, मतलब ये कोई साइंस नहीं है। होटल को कंप्लीट करने के लिए 2 महीने की हड़ताल कम से कम जरूरी होती है, ऐसी कोई साइंस नहीं है। यकीनन काम रुका है, लेकिन दिस सस्पेंशन ऑफ वर्क, ऊपर जाए पैराग्राफ में, इज नॉट अ नेसेसरी पार्ट of the process of getting the asset ready for its intended use or sale। तो असल में डिसाइडिंग चीज ये है कि क्या काम रोकना एसेट को वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए नेसेसरी था या नहीं था। अगर नेसेसरी था तो कैपिटलाइजेशन कंटिन्यू रहेगी, इवन देन काम नहीं हुआ। और अगर अननेसेसरी डिले था तो फिर उस टाइम पीरियड की बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज नहीं होगी। आपने मुझे देख के अपनी बुक्स बंद की हैं और मुझे दोबारा देख के बुक ओपन करें। क्वेश्चन नंबर 8 ढूंढे, भागते जाएं। क्वेश्चन नंबर 8 का क्वेश्चन नंबर 8 के एंड में रिक्वायरमेंट ढूंढे, पेज नंबर 91। रिक्वायरमेंट नहीं पढ़नी है, उससे पर 2 पैराग्राफ 2 लाइनें, पूरा सवाल अभी पढ़ने की पोजीशन में नहीं हम। ये जो बात अभी हो रही है इसका तो फाइनल करते हैं। द कंस्ट्रक्शन वर्क वाज सस्पेंडेड फ्रॉम 1 फरवरी टू 28 फरवरी, पेज नंबर 91। रिक्वायरमेंट्स ऊपर 2 पैराग्राफ 2 लाइनें। फरवरी के महीने में काम सस्पेंडेड रहा है। अंडरलाइन द नेक्स्ट लाइन। The suspension was caused due to delay of shipment of essential component for the installation of plant। फरवरी के महीने में काम रुका है और रुकने की वजह यह है कि एक एसेंशियल कंपोनेंट की शिपमेंट डिले हुई है। क्या इस फरवरी के महीने में बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज होगी? ये आपका जवाब यस या नो में होमवर्क के तौर पे इसका होमवर्क लिखें। आपके लिए पास आज खास कोई होमवर्क नहीं है, अभी 1-2 क्वेश्चन मुझे करवाने हैं। आपने क्वेश्चन नंबर 6 रिवाइज करना है और क्वेश्चन नंबर 8 की इस लाइन का आंसर, क्या इस फरवरी के मंथ में कैपिटलाइजेशन होनी है या नहीं, ये काइंडली जरा सोच के आने। कल हम यहीं से शुरू करेंगे। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स है, जहां तक बात हुई को समझ आ गई? जी अब्दुल हमाद साहब ठीक कह रहे हैं। जी दानिश कल बताऊंगा इंशाल्लाह, कल यही डिस्कशन इंशाल्लाह दोबारा स्टार्ट करेंगे।